Okay, guys, a very warm welcome to all of you to Law Revision of November 2020. कल day one जो था, day one में we have revised Indian Contract Act. Today we are going to revise Indian Partnership Act unit by unit. यानी कि unit by unit we will finish off just like we finished off Indian Contract Act. वैसे Partnership Act को मैं पहले बोलूँगा, उसके बाद same चीज repeat करूँगा Sale of Goods Act लेके. Okay. सारा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पार्टनरशिप में क्या था? पहला चीज जो पार्टनरशिप में हम लोग सीखते हैं वो है डेफिनेशन ऑफ द टर्म पार्टनरशिप. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो कि सेक्शन 4 डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कौन सा सेक्शन देता है? सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बोलता है. और सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 क्या बोलता है एक बार देखते हैं. सेक्शन 4 बोलता है कि पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. ओके, तो सर ये तो जाहिर है, ये तो प्रैक्टिकल है और बहुत ही मतलब एविडेंट है. पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट तो है ही दो या ज्यादा व्यक्ति के बीच टू शेयर द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट शेयरिंग अग्रीमेंट है. हाँ, यानी कि लॉस का जिक्र नहीं किया हुआ है. और प्रॉफिट्स कहां से अराइज करेगा? अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस. यानी कि इट इज अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस. बिजनेस से जो प्रॉफिट्स अराइज करेगा वो प्रॉफिट्स को शेयर करने का एक अग्रीमेंट है पार्टनरशिप. अच्छा सर, इस एग्रीमेंट के तहत as per this agreement what do we do? As per this agreement let me tell you, we share the profits but it is implied कि लॉस भी होगा तो अपने ही शेयर करेंगे. खाली प्रॉफिट्स तो ही ना शेयर करेंगे, लॉस भी होगा तो लॉस भी शेयर करेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट लिखा जाता है, इसका मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स यानी कि लॉस के टाइम में लॉस भी शेयर करेंगे. यही इंटरप्रेट किया था. सर अग्रीमेंट है तो कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, लिखित. हाँ, कुछ भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि लिख के करना पड़ेगा एग्रीमेंट. सर पर्सन्स कौन है? ये पर्सन्स आर्टिफिशियल पर्सन्स या नेचुरल पर्सन्स या कौन? आर्टिफिशियल पर्सन्स एज वेल एज नेचुरल पर्सन. तो सर कैन अ फर्म बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म? आंसर इज नो. अ फर्म इज नॉट इवन एन आर्टिफिशियल पर्सन. So a partnership firm cannot become a partner in another firm, but a company can become a partner in another firm because a company is an artificial person. तो पर्सन का बगल में जो लोग नोट कर रहे हो रिवीजन क्लास में लिख सकते हो, पर्सन का बगल में इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन. और उसके बगल में और एक सवाल लिख सकते हो, कैन अ फर्म बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म? आंसर लिख सकते हो नो. ठीक है. एंड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली का मतलब ये नहीं है कि लॉस शेयर नहीं करेंगे, लॉस भी शेयर करेंगे. ओके. एंड बिजनेस होना पड़ेगा. देखो, अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस यानी कि दो चीज यहां से समझ में आता है हम लोग को. वो क्या है? नंबर 1, एनजीओ, कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या पार्टनरशिप फॉर्मेट में चल सकता है? नहीं. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन इन पार्टनरशिप फॉर्मेट. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए वी नीड एनी फॉर्मेट अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर्मेट. व्हाई? बिकॉज पार्टनरशिप का आइडिया एंड ऑब्जेक्ट इज टू शेयर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स होगा तो ही पार्टनरशिप बनेगा. प्रॉफिट्स नहीं होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बी रन थ्रू पार्टनरशिप. इज इट क्लियर? ओके. अच्छा सर, ये जो अपने डेफिनेशन को एनालाइज करते हैं, डेफिनेशन का आधा पोर्शन हुआ है, अभी भी तो बाकी है लिखना. हाँ, मैं डेफिनेशन पार्टनरशिप का लिखा हूं. इसमें 3 लाइन लिखा. अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स का मीनिंग बोला, अग्रीमेंट का मीनिंग बोला. शेयर प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट है. एंड लास्टली अपने बोले कि शेयरिंग प्रॉफिट्स अराइजिंग फ्रॉम वेयर? अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि बिजनेस होना पड़ेगा. There must be a business. Okay सर इसके साथ साथ और क्या आप बोलना चाहते हो? और 4th point, the most important point, carried on
carried on by all or any one of them acting for all. सर वन ऑफ देम ना लिखने से भी चलता है, हाँ, टू ऑफ देम भी हो सकता है। यानी कि the business essentially must be carried on by all the partners together or any of them acting for the rest of them. यानी कि एजेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया, और यानी कि इससे इंटरप्रेट किया जा रहा है वो बिजनेस जो करेगा सारा पार्टनर्स मिलके करेगा या कुछ पार्टनर्स मिलके करेगा सबके लिए। तो सबके लिए जब कोई कुछ पार्टनर्स रिप्रेजेंट करता है तो वो पार्टनर्स एजेंट बन रहे हैं, और पार्टनरशिप में ये डीम्ड पॉइंट है, और ये पार्टनरशिप का एसिड टेस्ट माना जाता है या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप माना जाता है। ये वाला जो पॉइंट मैं लिखाया, बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। तो ये लास्ट पॉइंट को पकड़ के अंडरलाइन करके हाईलाइट करके जैसे भी लिख सकते हो, म्यूचुअल एजेंसी। एंड म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मैं समझा दे रहा हूं और एक बार, म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप है कि नहीं देखने के लिए, जानने के लिए कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं दो व्यक्ति का रिश्ता में, इज इट अ पार्टनरशिप और नॉट, टू नो दैट यू नीड टू टेस्ट whether they are mutual agents of each other, and if they are, then you can comment keeping in mind the other points which we have learned, that it is a partnership. The acid test or the true test or the real test of partnership lies in mutual agency. Now you can write a question, what is mutual agency? Mutual agency है क्या दोस्त? अपने पढ़े थे mutual agency मतलब पार्टनर, हर एक पार्टनर हर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, तो इन इफेक्ट हर एक पार्टनर हर दूसरा पार्टनर का प्रिंसिपल भी है। ओके, सो एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, दैट इज द फंडा ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अच्छा सर, म्यूचुअल एजेंसी मतलब मैं तेरा प्रिंसिपल भी हूं और मैं तुम्हारा एजेंट भी हूं, यानी कि तुम भी मेरा प्रिंसिपल हो और तुम भी मेरा एजेंट हो। तो यही है म्यूचुअल एजेंसी। एक दूसरे को कमीशन भी नहीं देता है, इसीलिए हम लोग जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शंस पढ़ते थे, कल ही पढ़े रिवीजन में, वहां पे एक एक्सेप्शन क्या है, एजेंसी। एजेंसी में इवन दो देयर इज नो कंसीडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। पार्टनरशिप इज एन एग्जांपल। पार्टनरशिप में एजेंसी है पार्टनर्स के बीच, बट क्या एक एजेंट को दूसरा एजेंट कमीशन दे रहा है, दूसरा पार्टनर नहीं, फ्री में एक दूसरे का एजेंट बन रहा है, तो कंसीडरेशन नहीं है, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लॉ को मिला दो, एक कानून से दूसरा कानून को मिला पाओगे जब, तब समझ पाओगे लॉ समझ में आ रहा है, तुम बन रहे हो, बनने वाले हो, एक काबिल सी है। ओके, नाउ ध्यान से सुनना। सर ये तो हो गया डेफिनेशन। यूनिट 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में क्या सेल्फ डेफिनेशन है? नहीं, सेल्फ डेफिनेशन नहीं है, और भी चीजें हैं। अब इसके नीचे और क्या क्या है सर, एक बार करके थोड़ा जल्दी से रिवाइज कराए जैसे कर रहे थे। हाँ, जल्दी आना। देखो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन के बाद पार्टनरशिप, पार्टनर एंड फर्म नेम, इसका मतलब क्या है? पार्टनरशिप हो गया रिश्ता, पार्टनरशिप इज द नेम ऑफ द रिलेशनशिप, एंड पार्टनर इज द नेम ऑफ द पर्सन्स हु आर एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप, एंड फर्म, फर्म मतलब उन लोग का एसोसिएशन को साथ में अपने कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, फर्म, पार्टनरशिप फर्म। एंड फर्म नेम हो गया फर्म का नाम। अच्छा, फर्म नेम ऐसे कैसे होता है? सर आपका फर्म है सीए फर्म, हाँ, मेरा फर्म का नाम है दास एंड लोधा। सर दास एंड लोधा, क्या अजीब नाम है, दास लोधा एंड एसोसिएट्स। सर ये दास मेरा सरनेम है, मेरा पार्टनर का सरनेम है लोधा, और एसोसिएट्स तो देना पड़ता है। सर एसोसिएट्स क्यों देना पड़ता है? पार्टनरशिप फर्म के, पार्टनरशिप फर्म का नाम हमेशा एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी ये सब चीज से खत्म होता है, एंड एसोसिएट्स एंड कंपनी एटसेट्रा। ठीक है सर, व्हाट अबाउट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनीज का नाम एंड होता है। ठीक है, तो वेरिएशंस ऑफ फर्म नेम भी थोड़ा बहुत बता दिया। ओके सर, पार्टनरशिप आप ये डेफिनेशन है, हाँ ये डेफिनेशन है, देखो हम लोग कवर कर चुके हैं।
ओके सर, ये केडी कामत एंड कंपनी वाला केस था, वही म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर केस था, ठीक है। ओके, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग होने से तुम ये नहीं कर पाओगे पार्टनरशिप है। प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर भी एक चीज होना चाहिए, वो है म्यूचुअल एजेंसी। देखो वही ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, म्यूचुअल एजेंसी। फिर उसके बाद हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो इस एक्ट का यूनिट 1 में था वो था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम लोग बहुत बार किए हैं, मेन कुछ डिफरेंसेस मैं बार बार दिमाग में रखना चाहता हूँ आप लोग का, जाके रिवीजन का असर आए। लीगल स्टेटस, एक सेपरेट लीगल एंटिटी किसका होता है? कंपनी का। पार्टनरशिप का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स नहीं होता है। म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन मेंबर्स कंपनी में होगा नहीं। म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन मेंबर्स सेल्फ और सेल्फ किसमें होगा? सेल्फ और सेल्फ पार्टनरशिप में होगा। सेल्फ और सेल्फ पार्टनरशिप में होगा। ओके सर। अच्छा सर, व्हाट अबाउट म्यूचुअल एजेंसी कंपनी में नहीं होगा, पार्टनरशिप में होगा। एंड व्हाट अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, the liability of the members in case of a partnership is unlimited. पार्टनरशिप का अनलिमिटेड रहेगा लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। बट अगर बात किया जाए कंपनी का मेंबर्स या शेयर होल्डर्स का कभी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। इसीलिए कंपनीज का नाम ही होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स। ओके सर। सर व्हाट अबाउट अदर डिफरेंसेस तुम लोग देख सकते हो, परपेचुअल सक्सेशन, distribution of profit etc, winding up registration। सर पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, ये भी एक डिफरेंस होगा। हाँ मैं बता दूं, अहम डिफरेंस इसमें क्या है, क्लब्स वगैरह एनटीओ जैसा होता है, तो प्रॉफिट सीकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ये भी लिख सकते हो जनरली। फिर डेफिनेशन का डिफरेंस है, म्यूचुअल एजेंसी क्लब का मेंबर्स में नहीं होता है, पार्टनरशिप में हमेशा होता है। और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, पार्टनर का इंटरेस्ट है, क्लब का मेंबर का कोई क्लब का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है। और डिसोल्यूशन, ऑफ कोर्स डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, यानी कि पार्टनर्स और पार्टनर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अ चेंज इन पार्टनर्स ऑफ द फर्म अफेक्ट्स इज एग्जिस्टेंस। बट क्या मेंबर्स हटने से क्लब बंद हो जाता है? नहीं, वही है सर। एचयूएफ और पार्टनरशिप ये भी किए थे, वही डिफरेंसेस है मोर और लेस। एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप इज लाइक एनजीओ एंड मतलब एनटीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट सीकिंग, यही है। अच्छा सर, उसके बाद यूनिट 1 में आप क्या बोले थे? उसके बाद यूनिट 1 में एक टॉपिक था जो आप लोग का आंखों के सामने अभी शेयर हो रहा है स्क्रीन में, वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं बोला था विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन ऑफ अ फर्म, एक फर्म कितना दिन रहेगा, टिकेगा, अगर उसको देखा जाए तो in regard to duration of a firm can or a partnership can be at will। at will का मतलब है जब तक है जान, या जब तक चाहूं तब तक रहेगा। और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड का मतलब है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पार्टनरशिप में एंटर कर रहा हूं, जिस दिन वो पीरियड खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। 3 साल के लिए पार्टनरशिप में हूं वैसा। और विथ रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, देखना यानी कि बिजनेस कितना फैलाना चाहता हूं, उस रिगार्ड से पार्टनरशिप हम लोग एक ही बिजनेस का अगर करे या कोई स्पेसिफिक बिजनेस का करे तो वैसा पार्टनरशिप को अपने बोलेंगे क्या? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बट अपने पार्टनरशिप कर रहे कोई भी बिजनेस के लिए अपने पार्टनर्स है, सारा बिजनेस के लिए अपने पार्टनर्स है, तो वैसा पार्टनरशिप को बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप। क्लियर है? So 2 types of partnership in regard to extent of business. Okay. सर उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या है? What is partnership deed? मैं बता दूं, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लिखित रूप में पेश करना। So लिख सकते हो बगल में, it is the written form of partnership agreement. Partnership deed is the written form of partnership agreement. ओके सर, ये पार्टनरशिप डीड जो है इसमें क्या क्या रहना चाहिए? बोलो। नेम ऑफ द फर्म रहना चाहिए, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स रहना चाहिए, XYZ ABC,
नेम एंड प्लेस ऑफ बिजनेस रहना चाहिए, यानी कि बिजनेस कौन सा जगह से होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वही एक्सटेंट वाला, सॉरी ड्यूरेशन वाला, यानी कि कब तक बिजनेस करोगे, एट विल या फिर आजीवन। ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना पार्टनर कौन सा कितना कैपिटल लाया, पीएसआर, एडमिशन एंड रिटायरमेंट लेके क्लॉजेस, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स, लोन्स, सैलरीज, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक्सपल्शन कौन सा पार्टनर को किया जाएगा, कौन सा ग्राउंड में, कब। तो ये सारा चीज डीड में हम लोग लिख रखते हैं। लास्ट चीज जो ये एक्ट में था, सॉरी इस यूनिट में था, वो था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितना तरह का पार्टनर्स हो सकता है। एक बार गौर करना, ये बचपन में तुम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ते वक्त भी तुम लोग को पता रहता है, बट इसमें भी दो तीन चीज है जो नया सीखने को मिलता था। सर, एक पार्टनर जो जनरल बिजनेस ऑफ द फर्म हर रोज करता है, हिस्सा लेता है ऑर्डिनरीली, ऐसा पार्टनर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो पहला वाला वही है। सर, एक व्यक्ति जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया, जो सिर्फ पैसा दिया पार्टनर बनने के लिए, बट एक्टिवली बिजनेस में हिस्सा नहीं लेगा, विल नॉट टेक पार्ट इन एक्टिवली पार्ट इन द बिजनेस, वैसा पार्टनर को अपने बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर। और नाम के लिए जो अपना नाम खाली उधार में दिया, नेम लेंट किया, वैसा पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। और पार्टनर का कोई पार्टनर अगर है जो हम लोग का पार्टनर नहीं है, लेट्स से मेरा और मेरा पार्टनर का फर्म है दास एंड लोधा, मेरा जो पार्टनर है उसकी और एक पार्टनर है, लेट्स से शी हैज अनदर पार्टनर, बट दैट इज नॉट इन आवर फर्म, उनका दूसरा कुछ बिजनेस का पार्टनर है। तो क्या उसका जो पार्टनर है वो हम लोग का क्या लगेगा, फर्म का सब पार्टनर, पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब है पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। सर, और क्या होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब है आप लोग मिनिमम गारंटी प्रॉफिट जो पढ़ते हो, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट में आप लोग को पढ़ाया जाता है कुछ पार्टनर्स को आपको सिर्फ प्रॉफिट ही देना पड़ेगा। मतलब कुछ पार्टनर्स आके बोलेगा लॉस हम लोग उठाएंगे नहीं, आपका प्रॉफिट जितना है वो प्रॉफिट्स लूंगा, अगर प्रॉफिट हुआ नहीं तो आप लोग अपना वॉलेट से मेरे को देना। अपना वॉलेट से मेरे को देना का मतलब होता है कि यू विल बेयर द माई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है ना। मतलब इन द इवेंट ऑफ लॉस ऑफ द फर्म, वो पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया जाएगा मिनिमम एक, ठीक है। तो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट का ही और एक नाम लीगली है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। एंड इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है, न्यूली एडमिटेड पार्टनर को इनकमिंग बोलते हैं, आउटगोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यही सबसे इंपॉर्टेंट अनोखा चीज है जो हम लोग इसके पहले कभी नहीं सीखते हैं, इस लेवल में आके ही सीखते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर, इसका मतलब बता रहा हूं, इसको पार्टनर बाय एस्टॉपल भी कहा जाता है, पार्टनर बाय एस्टॉपल सिनोनिमसली। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड क्लियरली समझते हैं। अच्छा बोलिए, आज लेट्स से हम लोग मेरा सीए फर्म में मैं और एक ब्राइट सीए के साथ जुड़ना चाहता हूं। मेरा एक फॉर्मर स्टूडेंट है जो सीए बन गया और वो मेरे साथ प्रैक्टिस में आना चाहता है। वो बोलता है कि सर मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस में जुड़ना चाहता हूँ, आपका फर्म में पार्टनर बन जाऊंगा। मैं बोला ठीक है, वेलकम। तो अभी भी हम लोग का वही बातचीत स्टेज में है, फाइनलाइज हो गया है लेट्स से, बट अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, अभी भी फॉर्मली वो बंदा पार्टनर नहीं बना है, ठीक है। बट हम लोग को पता है, मेरे को और उसका कुछ क्लाइंट्स है जो क्लाइंट्स को अपना फर्म में लेंगे, तो मेरा भी फायदा है, उसका भी फायदा है, क्लाइंट का भी फायदा है, विन विन सिचुएशन है। तो उसका क्लाइंट के पास अभी मीटिंग में जाना है हम लोग को। तो बोलो,
जब क्लाइंट मीटिंग में हम लोग जाएंगे तब क्या करने से क्लाइंट को भरोसा और बढ़ेगा, क्लाइंट का भरोसा और बढ़ेगा हम लोग पे? ये बोलने से कि ये पार्टनर नहीं बना, बन जाएगा कुछ दिन में, या ये हम लोग का पार्टनर ही है, ये हम लोग का पार्टनर ही है. He shall be represented as our partner, although he is not on record yet our partner. ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है पार्टनर की तरह, बट हकीकत में वो अभी भी पार्टनर नहीं बना, वैसा व्यक्ति को अपने बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपिल. इसका और एक एग्जांपल दूंगा भी. लॉ सोचते रहो. और एक लॉ है पार्टनरशिप में कि कोई भी पार्टनर रिटायर करे तो उसको पब्लिक नोटिस सर्व करना पड़ता है. व्हाट इज पब्लिक नोटिस? पब्लिक नोटिस इज द फैक्ट दैट यू नो कि आई एम रिटायरिंग, दुनिया वाले जान जाओ मेरा ये फर्म के साथ और कोई रिश्ता नहीं है. तो पब्लिक नोटिस देने से मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा. फर्म कुछ भी करे पब्लिक को, मैं लायबल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तो पब्लिक को पहले ही बता दिया कि मैं इस फर्म के साथ नहीं हूं. ओके, तो एक पार्टनर का लायबिलिटी रिटायरमेंट तक नहीं होता है. एक पार्टनर का लायबिलिटी होता है जिस दिन तक वो पब्लिक नोटिस सर्व नहीं करे उस दिन तक. A partner's liability is till the date of serving of public notice and not till the date of retirement. वो रिटायर किया आज 13 अक्टूबर को, पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट दिया 13 नवंबर को, तो उसका लायबिलिटी एज अ पार्टनर इज टिल 13 नवंबर टुवर्ड्स द एक्ट्स ऑफ द फर्म. क्लियर है? बट इसमें और एक ट्विस्ट है. 13 अक्टूबर तक ही विल बी कंसीडर्ड liable as a active partner, and 13th October से 13th November he has retired, he is no more an active partner, but he will be considered as a partner by holding out. ये है partner by holding out, जो हकीकत में पार्टनर नहीं है बट कानून के लिए माना जाएगा पार्टनर. क्लियर है? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स विच वी हैड डन. इसके अलावा सर यूनिट 1 में और खास कुछ है? नहीं, यूनिट 1 में और खास कुछ नहीं है मेरे ख्याल से. एक बार देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करके, कुछ छोड़े नहीं हम लोग. ओके, ऑल द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स दिया हुआ है जो हम लोग कर चुके हैं. सर यूनिट 1 खत्म है? हाँ, ऑलमोस्ट. ओके सर, यूनिट 2 हाँ जल्दी से करेंगे. पार्टनरशिप एक्ट में ज्यादा टाइम ना लगने से ही अच्छा है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है. ओके सर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, यूनिट 2 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स इन द एंटायर लॉ सिलेबस इज दिस. ये समझ में नहीं आता है स्टूडेंट लोग को कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कितना सवाल आ सकते हैं, यहाँ से मतलब टफ सवाल आ सकता है लीगली, और लीगली कोई समझ ले तो ये यूनिट में कुछ है नहीं. सर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब पार्टनर्स का आपस में क्या रिश्ता है? म्यूचुअल एजेंट्स है सर. हाँ, म्यूचुअल एजेंट्स के लिए क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या लाइबिलिटीज है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से, ये सारा हम लोग को जाना पड़ेगा. तो देखो, टॉपिक ओवरव्यूज दे दिया. म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज से क्या रिश्ता है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर टू डू द एक्ट्स ऑफ द फर्म, एडमिशन बाय पार्टनर, उसका क्या इंपैक्ट होगा लीगल, liability to third parties with legal consequences of partner going out and coming in, मतलब admission, retirement, expulsion, insolvency, death. ओके, पहला चीज जो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ये यूनिट में सॉरी, वो है ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर. मैं कह दूं, हर एक पार्टनर का कुछ जनरल ड्यूटीज रहता है, और वो जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर 4 है. सर क्या क्या 4? ये 4. सर क्या क्या 4 दिखाई नहीं दिया? अभी बोल दे रहा हूं, डोंट वरी. ये जो 4 है वो है these 4. Partners are bound to carry the business of the firm
टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, यानी कि ये है नंबर 1. नंबर 2 है एवरी पार्टनर विल हैव टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर. जस्ट एंड फेथफुल रहना पड़ेगा, तो ये जनरल ड्यूटी नंबर 2 है. एंड नंबर 3 है दे विल हैव टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, अपने एक दूसरे को सच्चा अकाउंट्स पेश करेगा, ये है नंबर 3. एंड नंबर 4 है फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म. Okay, these are the 4 general duties of a partner towards other partners. Okay sir, all right. Now sir, ये जो next है duty to indemnify for loss caused by fraud, ये कुछ भी नहीं था. मैं बोला था अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे in the conduct of the business और पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो, तो किस पार्टनर को चुकाना चाहिए, किस पार्टनर को भरपाई देना चाहिए? जो पार्टनर फ्रॉड किया. सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. हाँ, वही बोला गया है सेक्शन 10. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. ये क्या है सर? अच्छा बोलो, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज कानून में लिखा है, जैसे कि सेक्शन 9 में अभी पढ़े जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर. कानून के साथ साथ डीड भी तो बनता है. डीड मतलब जो तय हुआ है उसको राइटिंग में लिख देना, मतलब राइटिंग में कन्वर्ट कर लेना, रिड्यूस कर देना. सो बेसिकली अगर डीड में हम लोग तय कर चुके हैं हम लोग का ड्यूटी ये होगा, तुम्हारा ड्यूटी वो होगा, तो वो ड्यूटीज क्या है? वो ड्यूटीज है बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. तो वही बोला. ओके, नाउ खाली एक चीज इसमें बोला है, डीड में अगर लिखा है कि कोई भी पार्टनर दूसरा बिजनेस सेम नेचर का नहीं कर पाएगा, तो वो एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? अपने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. और वो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शन है, मतलब ये वॉइड नहीं है, ये वैलिड है. यूजुअली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बट हियर इट विल बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड. ओके, ऑल राइट. फिर क्या पढ़े थे सर? कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे करेगा? हर एक पार्टनर का हक है कि वो बिजनेस में हिस्सा ले. फिर हम लोग पढ़े थे कि देयर वाज दिस टॉपिक कॉल्ड म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज. के बाद ये भी सेम है, ये तुम लोग को पता ही है कि हर एक पार्टनर को राइट टू रेम्युनरेशन है, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड में दिया हुआ है तो मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ नहीं बोला तो 6%. ये सारा अकाउंट्स का टॉपिक्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो था सेक्शन 14, वो था पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. अच्छा बोलो, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मैं जो कैपिटल लेके आया बिजनेस में, द कैपिटल विच आई हैव इन्वेस्टेड और ब्रॉट इन टू द बिजनेस, दैट कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. वो कैपिटल में मैं क्या लाया? एसेट्स लाया या कैश लाया या बैंक बैलेंस लाया या गुडविल लाया, वो सारा मिला के जितना भी पार्टनर्स हम लोग मिलके फर्म में लेके आए जो अपना अपना कैपिटल, वो सारा अभी फर्म का हो गया, कलेक्टिवली हम लोग का हो गया टू बी यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. दैट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. ओके, एंड पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से अगर कुछ खरीदा भी गया तो वो भी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाएगा, इंक्लूडिंग गुडविल. और गुडविल क्या है? अकाउंट्स को अगर याद करोगे तो गुडविल इज नथिंग बट एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ फर्म ओवर अदर सिमिलर फर्म्स. ठीक है, एक्सेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है गुडविल. ओके सर, तो ये हो गया अपना. अब पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, ये क्या था? बहुत आसान चीज है. अच्छा बोलो, पार्टनरशिप है क्या? प्रॉफिट शेयर करने का एक सौदा या डील. मैं अगर तुम्हारे साथ डिसाइड किया या डील किया कि आई विल शेयर माय प्रॉफिट्स विथ यू, देन टेल मी, if I am promising that I will share my profits with you, then tell me, if I am earning some secret profits alone, that shall also be shared out of the same kind of business. तो वही बोला, पर्सनल प्रॉफिट अर्न, पर्सनली अगर तुम कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, if you're earning some profits personally, then you must, I tell you, share the profits. You must share the profits with your partner.
अगर फर्म का एसेट्स को एम्प्लॉय करके मैं कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा जा रहा हूं तो वो प्रॉफिट्स को मेरे को शेयर करना पड़ेगा मेरा पार्टनर के साथ, तो पर्सनल प्रॉफिट का वही होगा। ओके, नाउ राइट्स ऑफ अ पार्टनर, सॉरी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर अपना चेंज इन फर्म। ठीक है, चेंज इन फर्म का मतलब है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। वो कब कब हो सकता है? जब नया पार्टनर आता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर जाता है, यानी कि मर गया या रिटायर किया, या फिर बिजनेस बिजनेस जो हम लोग डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं तो तब, या फिर पार्टनरशिप एक्सपायर कर गया, मतलब फिक्स टर्म खत्म हो गया, अभी बियॉन्ड फिक्स टर्म जा रहे हैं, तो ये सारा चीज कंस्टिट्यूट्स चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बोला जाता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखो एक सवाल, व्हेन और हाउ डज a firm change its constitution, changes its constitution, or how does change in constitution take place in a firm, or how does change in constitution take place in a firm? ठीक है, 4 चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन 4 केसेस में हो सकता है, हमेशा याद रखना। लिखो, नंबर 1 एडमिशन, नंबर 2 रिटायरमेंट स्लैश डेथ, एकदम शॉर्ट में लिखा रहा हूं, यही 4 चीज, ठीक है ना। नंबर 3 लिखो चेंज इन बिजनेस। नंबर 4 लिखो कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बियॉन्ड एक्सपायरी of fixed term, carrying on partnership business beyond expiry of fixed term. Okay, is it clear? Okay, so ध्यान देना, ये रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, ये क्या था सर? देखो, हम लोग को पता है एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, दूसरा पार्टनर भी एक पार्टनर का एजेंट है। इस हैसियत से वो लोग एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। दे आर बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, वो लोग प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है एक दूसरे का। तो एजेंट है मतलब वो जो भी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द एंटायर फर्म। लॉ ऑफ एजेंसी का मतलब है एजेंट्स हैव पावर टू मेक द प्रिंसिपल्स लायबल। तो एक पार्टनर अगर दूसरा पार्टनर का, हर एक पार्टनर अगर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, तो हर एक पार्टनर पूरा बाकी पार्टनर लोग को लायबल कर सकता है, फर्म को लायबल कर सकता है। तो इस चीज को बोला क्या जाता है? इस चीज को बोला जाता है लॉ ऑफ एजेंसी, है ना। और लॉ ऑफ एजेंसी के चलते रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज क्या है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज कुछ ऐसा है कि थर्ड पार्टीज को फर्म के बिहाफ में जब पार्टनर कुछ करेगा, थर्ड पार्टीज को फर्म के बिहाफ में पार्टनर कुछ करेगा, तो हु विल बी लायबल? द एंटायर फर्म। द एंटायर फर्म, सारा पार्टनर्स लायबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, तो इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, वही बात बोल रहा था। अगर हर एक फर्म का हर एक पार्टनर एजेंट है, हर एक फर्म का हर एक पार्टनर एजेंट है एक दूसरे का, तो फिर उन लोग का इंप्लाइड ऑथोरिटी है ना, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड बाइंड द फर्म थ्रू हिज एक्ट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म मतलब फर्म जो ट्रेड में है, वो ट्रेड का कोई भी चीज करना को नॉर्मल बिजनेस कहा जाता है। तो कोई भी नॉर्मल, ये सब कीवर्ड्स है, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में एक पार्टनर करता है, तो
So the entire firm becomes liable through the concept of implied authority of a partner. Okay, that is implied authority. अब देखो बोल दिया ये जो केसेस है A से H, the cases from A to H are basically express authority. Are basically what? Express authority. Implied नहीं है, ये क्या है? Express है. Clear है? Okay. Now उसके बाद हम लोग दो तीन चीज और पढ़े थे. क्या क्या पढ़े थे सर? हम लोग पढ़े थे इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा दुकान में कोई आया, मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, दुकानदार भी हूं, दुकान चला रहा हूं, मेरा ही पार्टनरशिप फर्म है, मेरा पार्टनर दुकान में नहीं है, मैं हूं. मैं कोई भी चीज फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए अगर बोल दिया थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी मेरे को अकेला ठहराएगा रिस्पॉन्सिबल या पूरा फर्म को? पूरा फर्म को. मैं नहीं भी रहूंगा कल दुकान में, वो दुकान में आके बोलेगा कि आपका पार्टनर था और आप लोग जिम्मेदार हो मेरा नुकसान के लिए अगर कुछ नुकसान हुआ तो. दैट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर. ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर. सेम चीज उल्टा. अभी सोचो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, चिट्ठी दिया, कोई भी एक पार्टनर को अगर चिट्ठी दे तो वो नोटिस पूरा फर्म पे हो गया, अनलेस दैट पार्टनर इज अ स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर को अगर नोटिस देगा तो हम लोग बोलेगा वो तो बिजनेस में आता ही नहीं है, उसको नोटिस देके क्या फायदा. ठीक है, बट अनलेस ही इज अ स्लीपिंग पार्टनर, कोई भी पार्टनर को नोटिस देना इज नोटिस टू द एंटायर फर्म. ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे. अच्छा सर, इसमें अगर फ्रॉड हुआ है, मतलब कोई पार्टनर मिलके ये चालाकी किया है नोटिस का, तब वो माना नहीं जाएगा. मतलब नोटिस मिला, वो चाप गया, नोटिस बोला नहीं, बाद में बोला मिला था, तो तब नहीं होगा. ओके, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज. लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म. बोलो, कोई भी पार्टनर कोई भी चीज फर्म के लिए किया तो पूरा फर्म लायबल होगा. दूसरा, कोई रॉन्गफुल एक्ट अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर किया फर्म का ऑर्डिनरी बिजनेस में, तो उसके लिए भी पूरा फर्म ही लायबल होगा. एंड लास्टली, मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स. कोई पार्टनर चोरी करके भाग गया कस्टमर का पैसा, तो इसके लिए भी फर्म लायबल होगा. फर्म कैन नॉट डिसोन द पार्टनर एंड से डिसोन द फैक्ट दैट यू नो ये पार्टनर तो भाग गया, हम लोग का भी पैसा मार लिया, तो आप लोग का पैसा हम लोग नहीं देंगे, हम लोग साथ में उसको केस करते हैं. ये नहीं होगा. You will be liable towards the third party and the partner. जो पार्टनर है वो पार्टनर से तुम ले लोगे बाद में अगर मिल पाए तो. ठीक है, ओके. उसके बाद अपने माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, माइनस एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म. मैं बोला था कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर. लिखो, ये भी एक अच्छा सवाल है. These all questions will recapitulate entire partnership act and पूरा एकदम कंट्रोल में रहेगा. देखो, कैन अ पार्टनर माइनर बी अ पार्टनर इन अ फर्म. अ माइनर, आंसर लिखा रहा हूं, अ माइनर cannot, a minor cannot become a full-fledged partner in a firm. क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. शुरुआत से वॉइड होता है. ठीक है, तो माइनर कभी फुल फ्लेजेड पार्टनर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि माइनर तो बच्चा है. तो लिखो, अ माइनर कैन नेवर बिकम अ फुल फ्लेजेड पार्टनर सिंस एनी अग्रीमेंट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. ये कारण से. बट
अ माइनर कैन बी, अच्छा सुनो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कल रिवीजन करते वक्त मैं बोला था ना, माइनर बेनिफिशियरी बन पाएगा, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट्स उसको मिल सकता है, बर्डन नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो बेनिफिशियरी तो बन सकता है, तो लिखो बट अ माइनर कैन बी एडमिटेड, कैन बी एडमिटेड to the benefits of a firm, to the benefits of a firm, to the benefits of a firm, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ द फर्म में उसको एडमिट किया जा सकता है, बट उसको आप फुल फ्लेजेड पार्टनर का हैसियत से फर्म में नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो विद द कंसेंट, लिखो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, इसको हम लोग बोलते हैं यूनानिमस कंसेंट, इसको क्या बोलते हैं, यूनानिमस कंसेंट, सबका सहमत से तुम पार्टनर को, सॉरी माइनर को बेनिफिट्स ऑफ द फर्म में ले आ सकते हो। नाउ लिखो मीनिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फर्म, अच्छा बोलो मीनिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द फर्म क्या है, उसका लायबिलिटी लिमिटेड रहेगा या अनलिमिटेड, लिमिटेड रहेगा, माइनर का लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगा, ठीक है, बाकी पार्टनर्स का लायबिलिटी हमेशा क्या है, अनलिमिटेड, माइनर तो बेनिफिशियरी बन सकता है, तो माइनर को खाली लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगा, लिमिटेड लायबिलिटी मिलने का मतलब है उसका जितना हक है पार्टनरशिप फर्म से उतना ही उसका नुकसान हो सकता है, उससे ऊपर का नुकसान वो घर से भरपाई नहीं करेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी भरपाई नहीं करेगा, यानी कि उसका लायबिलिटी इन द फर्म इज लिमिटेड, एक्सपोजर इज लिमिटेड, क्लियर है, तो दिस इज द फंडा ऑफ बेनिफिट्स। अच्छा सर व्हाट इफ ये माइनर मेजर बन गया, एक ना एक दिन तो बनेगा ही, फर्म में आया 16 साल का उम्र में, 3 साल हो गया, अभी 18 होके 3 महीना चल रहा है, 18 years 3 months हो गया, कानून बोल रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30, ये जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 30 बोल रहे हैं कि अ माइनर मस्ट चूज whether he wants to stay in the firm or he wants to retire within 6 months of becoming a major, यानी कि मेजर बनने का 6 महीने के अंदर अंदर माइनर को नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक को कि वो फर्म में रहना चाहता है फर्दर एज अ मेजर विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी, या फिर ही वांट्स टू क्विट द फर्म, फेलिंग विच ये नोटिस अगर वो नहीं दे पाया तो 6 महीना एक्सपायर हो गया, तो ही विल बी कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेजेड पार्टनर इन द फर्म विथ अ unlimited liability retrospectively from the date of joining, यानी कि मैं पढ़ाया था, यानी कि अगर माइनर मेजर बनता है, जिस दिन मेजर बना उस दिन से 6 महीने के अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक को कि वो रिटायर कर रहे हैं फर्म से, या फिर वो बोल सकता है कि मैं पार्टनर बन गया इन लोग का, मेरे को पसंद है ये पार्टनरशिप, या फिर वो 6 महीने में कुछ भी नहीं किया तब वो खुद ही मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है, और वो पार्टनर अगर रह गया या बन गया खुद से या नोटिस देने में फेल किया, दोनों केस में ही पार्टनर बनने से उसका लायबिलिटी अभी अनलिमिटेड हो जाएगा, और अनलिमिटेड कौन सा दिन से होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म, नॉट डेट ऑफ बिकमिंग मेजर, क्लियर है, और वो अगर नोटिस दे के निकल जाता है तो 18 साल पार होने के बाद भी उसका लिमिटेड लायबिलिटी लेके ही वो निकलेगा, क्लियर है, तो दिस इज द फंडा ऑफ माइनस पोजीशन इन पार्टनरशिप लॉ। सर इसके बाद और क्या क्या था, इसके बाद ज्यादा नहीं था, इसके बाद था तुम्हारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आप बताओ सर, सेक्शन 31 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एक पार्टनर को जब लिया जाता है, एडमिट किया जाता है, तो एक पार्टनर को एडमिट करने से अपने ये पार्टनर द इनकमिंग पार्टनर का लायबिलिटी कब से शुरू होता है, इनकमिंग पार्टनर को पहले लेने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए वी नीड यूनानिमस कंसेंट, ऑफ कोर्स एक नया बंदे को तुम प्रॉफिट्स का हिस्सा दोगे तो सबको सहमत होना पड़ेगा, ठीक है, तो ओके, तो यूनानिमस कंसेंट से एडमिशन होता है, जैसे यूनानिमस कंसेंट से माइनर को भी दाखिल किया जाता है, कोई भी नया पार्टनर को भी यूनानिमस कंसेंट से ही दाखिल किया जाएगा,
ओके सर, इसके बाद मैं पूछ रहा था कि एक न्यूली एडमिटेड पार्टनर का, एक नया पार्टनर का लाइबिलिटी कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बट सर अगर उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 13 अक्टूबर है यानी कि आज, और इससे ठीक एक महीने पहले यानी कि 13 सितंबर को अगर ये फर्म ने एक लोन लिया था, फर्म ने क्या लिया था? लोन 50 लाख रुपया का, तब तो ये पार्टनर नहीं था, बट ये 50 लाख रुपया अगला 20 साल तक पे ऑफ होगा, 20 साल का लोन है, ठीक है ना? तो मेरे को बताओ 20 साल तक बिजनेस में भी ये लगेगा और 20 साल तक पेमेंट भी होगा, तो मेरे को बताओ ये लोन के लिए क्या इस पार्टनर को लायबल होना चाहिए? प्रैक्टिकली हाँ होना चाहिए, बट अगर लीगल प्रोविजन देखो तो घबरा जाओगे, क्योंकि ये तो उसका एडमिशन के पहले हुआ, डेट ऑफ एडमिशन के पहले वाले के लिए वो लायबल नहीं है, तो उसको लायबल बनाया जाएगा बाय अमेंडिंग द लोन एग्रीमेंट एंड मेंशनिंग इट इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर है? तो ये है फंडा। अच्छा सर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, मैं बोला था रिटायरमेंट करने का 3 मोड्स है, ये 3 मोड्स ABC। एक, तुम सारा पार्टनर्स का कंसेंट लेके, यूनानिमस कंसेंट लेके रिटायर कर जाओ, किसी को कोई पंगा नहीं है, रिटायर कर जाओ। या फिर तुम्हारा एग्रीमेंट में, PA में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले से मेंशन था कि 58 इयर्स ओल्ड जैसे ही कोई होगा तो वो रिटायर कर जाएगा, तो भी रिटायरमेंट आसान हो गया। नंबर 2। नंबर 3, पार्टनरशिप अगर एट विल होता है, पार्टनरशिप एट विल अगर है, तो पार्टनरशिप एट विल में a partner can retire by giving notice to all the other partners, ठीक है ना? तो these are the modes of retirement of a partner। रिटायरमेंट में भी सेम चीज अपने पढ़े थे, याद रखना। हम लोग क्या पढ़े थे रिटायरमेंट में? वी हैड स्टडीड, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, रिटायरमेंट में भी हम लोग एक चीज पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे रिटायरमेंट में? कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसका लायबिलिटी कब से रहेगा, वो मैं आज ही तुम लोग को रिवाइज कराया। अ रिटायरिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वो रहेगा। सर क्या रहेगा सर? टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही विल बी लायबल, he will be liable। okay, just a moment guys।